एशिया की बुलंद तरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? दुनिया के ओज पर जहां जमीन के सबसे दियोकामत पहाड़ आसमान छूते हैं, वहां एक और ही बेमिसाल शानदार जहां आबाद है, हिमालय। ये बुलंद-बाला बर्फ ओढ़े आसमान बोस चोटियां, ये महज पहाड़ नहीं, ये कुर्राए अर्ज का तब्दीली से जूझता हरावल दस्ता है। इस कदीम हैबतनाक अहाते में कुदरत एक बड़े खतरे की सरगोशी करती है। इन चोटियों के गिर्द उड़ता है एक तेजी से नापैद होता मादूमियत का शिकार जानदार ये दाढ़ीदार गिद्ध। हिमालय की संगलाख चोटियों को शान से सर करने वाले इन लामहदूद मंजरों के ये दावेदार आजाद मिजाजी और हौसला मंदी की रूह का मजहर है। मगर जैसा कि हमारा कुर्राए अर्ज मौसमियाती तब्दीलियों के मुसलसल हमलों से गर्म तर होता जा रहा है, हर हयात खतरे में है। ये बात आया हो रही है कि हमें फौरी तौर पर मिलकर कुछ करना होगा। इस दाढ़ीदार गिद्ध को महज जंगली हयात की अलामत न समझें। ये बुलंदियों से आने वाला पैगाम रसा है। नेपाल के दो नौजवान हयातियात दान इस लाजमी सवाल का जवाब देने के लिए सर जोड़े इस दाढ़ीदार गिद्ध के मुशाहिदे में मगन हैं। इन्हें मालूम है कि इस शानदार नस्ल की किस्मत का ताना बाना बुलंद पहाड़ी माहौलियाती निजाम की बका से जुड़ा है। उनके साइंसी तहकीकी अद से हम ना सिर्फ इन शानदार परिंदों को लाहक मुश्किलात से पर्दा उठाएंगे, बल्कि इनमें पिनाह जुर्रत से भी रोशनास कराएंगे। एक जरूरी याद दहानी ये है कि दाढ़ीदार गिद्धों जैसे शिकारी परिंदे मौसमियाती तब्दीली से दूर हिजरत करने के हमारे अज़्म के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए इनके साथ अन्नपूर्णा जैसे तलस्माती सिलसिले के सफर पर, जहां हिमालय और इन बुलंद उड़ान वाले दाढ़ीदार गिद्ध एक होंगे। जानिए कि इस गर्म होते सैयारे के पास लातादाद कीमती अनवाहे हयात के लिए आगे क्या है। डॉक्टर तुलसी सोबेदी और संदेश गुरुंग खटमंडू नेपाल में मुकीम दो सरशार और पुरजोश साइंसदान मशहूर दाढ़ीदार गिद्ध का मुआयना करने के मिशन पर मुल्क के कदीम इलाके मस्तांग में जा रहे हैं। वो इस खोज में है कि मौसमियाती तब्दीली इन परिंदों पर कैसे असरअंदाज होती है। वो इनकी अफजाइशी नस्ल और ग़िज़ा के हुसूल के तरीकों और दुनिया के बुलंद तरीन मुकाम पर पाए जाने वाली नायाब जंगली हयात के लिए अपनी तजावीज़ को एक दस्तावेजी शक्ल दे रहे हैं। तुलसी नेपाल में शिकारी परिंदों के सबसे बड़े माहिर हैं। नेपाल में रैप्टर बायोलॉजी में पीएचडी करने वाले सबसे पहले साइंसदान। इनकी तहकीक से वाज़े हुआ है कि मौजूदा मौसमियाती तब्दीली के हालात में ये दाढ़ीदार गिद्ध दुनिया भर में बड़ी तादाद में अपने कुदरती मसाकिन खोते चले जाएंगे। दाढ़ीदार गिद्धों की बका की साइंसी तौजीहात पेश करने के लिए इनका काम बहुत अहम है। तुलसी संदेश की रहनुमाई कर रहे हैं। उन्होंने भी अपनी जिंदगी शिकारी परिंदों की तहकीक
और उनकी हिफाजत के लिए वक्फ कर दी है। बदकिस्मती से दोनों एक दिल दुखा देने वाली हकीकत से दूबदू हैं। 2004 और 2014 के दरमियान नेपाल के बलाई मुस्तांग के इलाके में दाढ़ीदार गिद्धों की तादाद में 90% कमी वाक़ई हुई और कमी जारी है। तुलसी और संदेश की हालिया मुहिम का आगाज खटमंडो से पोखरा की परवास के साथ हुआ, जिसके बाद हिमालय के पहाड़ों के बीच सड़क पर जारी रहा। ये मॉनसून का बिल्कुल इख्तिताम है और शदीद बारिशें लैंडस्लाइडिंग का बाइस बन चुकी हैं और रास्ते पर कुछ नई गैर मुतवक्के रुकावटें बना दी हैं। ये वो जगह है जहां पिछली बार तुलसी और संदेश ने कई दाढ़ीदार गिद्ध देखे थे, मगर अब बहुत सी रुकावटें उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। ये बिजली की लाइनें यकीनन परिंदों को मुतासिर कर रही हैं। जी, यहाँ इस इलाके में बहुत सारे परिंदे हैं, खासतौर पर ये बड़े शिकारी परिंदे। ये चोटियों के ऊपर उड़ते हैं और मौजूदा मौसमी सूरत हाल में ये इन तारों से टकराकर एक झटके से मर सकते हैं। जब हमारे मवेशी मरते हैं, खासतौर पर गायें और ऑक्स, तो नेपाली कल्चर के हिसाब से उन्हें दरिया के किनारे फेंक देते हैं। यूं ये गिद्ध आकर उनके मुर्दा जिस्मों का सफाया कर देते हैं। मगर आमतौर पर जब ये लाइनें दरिया के अंदर होती हैं और गिद्ध नीचे जाते हैं और उनका ध्यान सिर्फ आलाइशों पर होता है, उन्हें इन पावर लाइनों का बिल्कुल ध्यान नहीं होता। ऐसे में बहुत खतरा होता है कि इन बिजली की लाइनों से टकरा जाएं और मारे जाएं। पहली बार मैं यहां 2014 में आया था। उन दिनों मैंने बहुत सारे मिस्री गिद्धों को यहां कहीं इन दीवारों पर बैठे देखा था। वो घोंसले बना रहे थे। मैंने 4 घोंसले देखे थे उस वक्त, और अब कोई घोंसला नहीं है, क्योंकि बहुत गड़बड़ है यहाँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ रहे हैं और बहुत सारी बिजली की लाइनें हैं। कितने परिंदे मरते हैं हमें नहीं मालूम। इनका अगला पड़ाव गासा गांव है, दरिया की वादी में आबाद। यहाँ इन्हें उम्मीद की एक किरण दिखती है। यहाँ इन्होंने मुतादिद हिमालयाई गिद्ध देखे और एक शानदार सुनहरा उकाब भी, मगर दाढ़ीदार गिद्ध कहीं नजर नहीं आता। वाह, वहां हिमालयन भी है। वाह, कई शिकारी परिंदे उड़ रहे हैं। कुछ हिमालयाती गिद्ध भी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिलाकर 8 शिकारी परिंदे। ऊपर देखो, ऊपर देखो। बूटेड ईगल, डार्क मॉर्फ, डार्क मॉर्फ। मैं जब बच्चा था, आसमान तकता रहता था और हमेशा शिकारी परिंदों में खो जाता था। ये कितना ऊंचा उड़ते हैं, और आप जानते हैं कि जब ये नीचे जमीन में से कुछ झपटते हैं, पता है, ऐसे जप करके नीचे और फिर वापस ऊपर। यह बात भी मुझे और गर्विदा करती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि ये ऐसा कैसे कर लेते हैं। और मैंने जितना इनके बारे में पढ़ा, जितना इनके पीछे गया, मेरी दिलचस्पी उतनी ही बढ़ती चली गई। मैं बहुत पुरजोश हूं। जब मैं बच्चा था और ये गिद्ध मेरे गांव में हर जगह होते थे। जब कोई मवेशी मरता तो लोग उसे खुले में डाल देते थे और बहुत सारे गिद्ध आकर उन लाशों पर झपटते थे। मैं पहाड़ी पर बैठकर उनकी हरकतें देखता रहता था। उन दिनों में दाढ़ीदार गिद्ध का बड़ा गर्विदा था, क्योंकि मेरे घर के करीब एक चट्टान पर दाढ़ीदार गिद्ध का घोंसला था। उस चट्टान के आसपास पथरीली जमीन थी। उन दिनों मैं अपनी बकरियां चराने के लिए इस तरफ जाया करता था और वहां बैठकर दाढ़ीदार गिद्ध को देखा करता था। यानी मैं बड़ा गर्विदा था। वो कैसे सीधा पत्थर पर हड्डी गिराते
और उसे तोड़ते थे, और वो कैसे हड्डियों के इतने बड़े टुकड़े निगल लेते थे। आप ये चट्टानें देख रहे हैं, ये हिमालयाई गिद्धों, सुनहरी उकाबों और दाढ़ीदार गिद्धों के बहुत अहम मसाकिन हैं। ये इस जगह अपनी अफजाइश नस्ल करते हैं, लिहाजा अगर ज्यादा सड़कें बन जाती हैं वो यकीनन वहां से चले जाएंगे। तो कल हम शुमाल की तरफ और आगे जाएंगे। वहां का मंजर यहां से बिल्कुल अलग है। वहां का इलाका ज्यादा बंजर है, ये सब्जा नजर नहीं आएगा। जामसम में आज जश्न का दिन है। यहाँ नीरज की रिहाइश है। ये एक मुकामी साइंसदान है। उसके पास एक हौसला अफजा खबर है। एक चरवाहे ने एक दाढ़ीदार गिद्ध का घोंसला देखा है। ये वो खबर है जिसे सुनने के लिए तुलसी और संदेश के कान तरस रहे थे। मैं कुछ साल से जानता हूं कि दाढ़ीदार गिद्ध घोंसले कहाँ बनाते हैं। इनके घोंसले अक्सर चट्टानों, किनारों और गारों में होते हैं। वहाँ जाना मुश्किल होता है और बारिश और बर्फबारी से भी बचे हुए होते हैं। ये किसी भी कीमत पर नायाब दाढ़ीदार गिद्धों के जोड़ों का मुशाहिदा करने का मौका नहीं गंवाएंगे। थके हारे, भूखे प्यासे और उखड़ती हुई सांसों के साथ उन्होंने चिंगारते दरिया के किनारे किनारे सफर किया। हाँ, वो दिखा एक घोंसला। हम पुरातनी गुजार कर आए पैदल पैदल 1 घंटे से ज्यादा, और ग्लेशियर्स की नदियों को पार करते आखिर एक घोंसला मिल ही गया। हमारा मकसद है कि हम दाढ़ीदार गिद्ध की अफजाइश नस्ल का मुशाहिदा करें। यह घोंसले बनाने का वक्त है, और उमूमन सुबह सुबह वो घोंसला बनाने का सामान इकट्ठा करते हैं। तो सुबह हम उस दाढ़ीदार गिद्ध के घोंसला बनाने के रुझानात का मुशाहिदा करते हैं। रैप्टर साइंसदानों ने गिद्ध की सुबह सवेरे की सरगर्मी का मुशाहिदा करने की उम्मीद से रात भर कैंपिंग का इरादा किया है। ये परिंदे बहुत नायाब हैं और आमतौर पर ये दूर दराज इलाकों में अफजाइश नस्ल करते हैं। यकीनन यहाँ आना इतना आसान नहीं है। हमें कई घंटे तक चढ़ाई करना पड़ी ताकि यहाँ इनके घोंसलों के मकाम तक पहुंचें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम परिंदा देखेंगे, तुम अपनी सारी मुश्किलें भूल जाओगे। मगर सुबह का इंतजार बेसूद निकला और साइंसदानों को एक और मायूसी का सामना करना पड़ा। हमने यहां कोशिश की कि दाढ़ीदार गिद्ध के घोंसले बनाने का अमल देख सकें, मगर आखिर तक वो नहीं आए। वो यहां नहीं आए। तो हम वापस जा रहे हैं और इस जगह फिर कभी कोशिश करेंगे। हाँ, थोड़ी मायूसी हुई, मगर कुछ ना कुछ तो मिला। तो हो सकता है कुछ महीनों बाद हम वहां फिर जाएं और देखें कि वहां अब क्या है। वो बहुत शर्मीले होते हैं और किसे मालूम कि चट्टानों में किसी पोशीदा जगह छुपे वो हमें देख रहे हों। अंजाम से बेपरवाह तुलसी और संदेश अपनी दूसरी मंजिल बाराब शाह की तरफ चल निकले। चार 4200 मीटर की बुलंदी पर दूर दराज एक चरवाहों का कैंप। यहाँ गर्मियों में बुलंद पहाड़ी चरागाहों में चरवाहों का एक छोटा टोला अपनी बकरियां चरा कर लाता है। उनकी मदद से तुलसी और संदेश ने एक चाल तरतीब दी। हम दाढ़ीदार गिद्ध को पकड़ने के लिए एक जाल बना रहे हैं।
ये बंजी है, ये एक मजबूत रस्सी। ये लंबी है और बंजी छोटी। और जब गिद्ध फंस जाता है तो उसे खींचा जाता है और इसे ऐसे खींचते हैं, फिर इतनी ही ढील छोड़ते हैं और बहुत लंबा इंतजार करना है, हत्ता के लंबे दिनों तक, ना कि सिर्फ तवील वक्त के लिए। लंबे दिन, लंबा वक्त, लंबा इंतजार। तो हम इन परिंदों की हरकत जानना चाहते हैं। वो क्या कुछ कर सकते हैं, उनका मरकजी इलाका है कौन सा। इनकी हरकत की मालूमात की बुनियाद पर हम एक महफूज हिकमत अमली बना सकते हैं ताकि परिंदों को महफूज रख सकें। इन परिंदों को पकड़कर इनमें जीपीएस वाले ट्रांसमीटर लगाकर हम बुनियादी इंतजामी मालूमात हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस घोंसलों वाली जगह अहम है, बल्कि खुराक के हुसूल के मकामात भी बराबर की अहमियत रखते हैं। मगर ये गिद्ध बेवकूफ नहीं, लिहाजा साइंसदानों को इन पोर्टेबल बर्ड ब्लाइंडर्स में छुपना पड़ेगा। ये वो जगह है जहां वो ऊपर आने वाले गिद्धों को देखने की कोशिश में 2 दिन तक 8 घंटों तक सब्र से इंतजार करते रहेंगे। मोर्चे के अंदर से जिस हद तक नजर आता है उसमें नस्ल पहचानना मुश्किल है। हिम्मत हारने से जरा देर पहले किस्मत उन पर मेहरबान होती है। उनके जाल में एक गिद्ध फंस गया है, मगर कहानी में एक मोड़ आता है। ये कोई दाढ़ीदार गिद्ध नहीं, बल्कि हिमालयाई गिद्ध है। रुको रुको, ओके। ये एक बहुत बड़ा परिंदा है। हाँ, कोई 12 किलो वजनी तो है। ये बहुत बड़ा है। तो हमारा हदफ दाढ़ीदार गिद्ध थे। ये तो इस इलाके के बहुत आम परिंदे हैं। जी, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम हिमालयाई गिद्धों को पकड़ें। उम्मीद है अगली बार हमें कोई दाढ़ीदार गिद्ध मिलेगा। मैं इनके पंजों से फंदे निकाल दूंगा। हां, तुम देख सकते हो ये पंजे, ये कितने कुंद हैं, क्योंकि ये जानवरों का शिकार नहीं करते, इसीलिए ये पंजे कुंद हैं। हाँ, ये लंबे वाले हैं, तो इनके पंजे उकाबों की तरह मजबूत नहीं होते। अब हमें इस परिंदे को जंगल में छोड़ना है। पहाड़ से जाती हुई रोशनी में तुलसी और संदेश अपनी जाती हुई उम्मीद को थामे रखने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी वो दाढ़ीदार गिद्धों को देखेंगे। वो दोबारा कोशिश करेंगे, मक्तीनाथ के करीब और भी बुलंद मुकामात से। फितरत के सभी अच्छे तालिबे इल्मों की तरह तुलसी और संदेश जानते हैं कि मौसमियाती तब्दीली के सबसे अच्छे शाहिदीन मुकामी लोग हैं जो दिहाइयों से इससे जूझ रहे हैं। यहां कभी कभी ही बारिश होती है। मट्टी की ऊपरी परत पर कोई आसार नुमाया नहीं। गांव वालों के मुताबिक अब पहले से ज्यादा बारिश होती है और अक्टूबर के महीने में मामूल से हटकर तेज बारिशें हुई। उधर देखो, तुम देख सकते हो कि कैसे बारिश ने छत तबाह कर दी। मौसमियाती तब्दीली ने खास तौर पर पहाड़ी लोगों को मुतासिर किया है। हम सेबों के बाग के नजदीक हैं। यहां काम करते हुए कुछ किसान मिल सकते हैं। हम उनसे संजीदा बात कर सकते हैं। हमें खाने के लिए कुछ सेब मिल सकते हैं, तुम्हें नहीं लगता? हाँ। नमस्ते बाबा, क्या हम तुम्हारे बाग में आ सकते हैं? क्या हम एक सेब खा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, नीचे आ जाओ। उम्मीद है आप ठीक हैं। जी मैं ठीक हूँ। आप क्या कर रहे हैं? बस सेबों की कटाई। वाह, कितना खूबसूरत सेब है। प्लीज ले लीजिए।
हमने पहली बार दरख्त से कोई सेब तोड़ा है। कितना खूबसूरत सेब है, तुम इसे धोए बगैर खा सकते हो। मुझे सेब उगाते हुए कोई 10-12 साल हो चुके हैं, तो तकरीबन 12 साल। जी, ऐसा ही है। इस साल अप्रैल में पाले की वजह से फसल पहले के मुकाबले में छोटी हुई है। पाला फूलों को मार देता है और पैदावार कम, लिहाजा सेबों की कीमत बढ़कर 100 से 150 फी किलो हो गई है। पहले इतनी बारिशें नहीं होती थीं, मगर अब मामूल से ज़्यादा बारिश होती है। अब सर्दियों में कोई बर्फ़ नहीं गिरती। ये गड़बड़ वाली बात है। सर्दियों की बर्फ़बारी बागों के लिए अच्छी होती है, मगर अब बर्फ़ गिरती ही नहीं। मेरे ख्याल से ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से हुआ है। पहले सेबों को बस कुछ ही बीमारियां लगती थीं। यहाँ भुट्टे या कद्दू उगाना नामुमकिन था। ये कदरे गहराई में उगते थे, मगर अब नहीं। दर्जा हरारत बढ़ गया है और सब्ज़ा अब बालाई मकामात पर उगने लगा है। मगर हिमालय में कुछ चीजें दायमी हैं, जैसा कि खित्ते की सकाफती और मजहबी अकायद में गिद्धों का किरदार। मुस्तांग के खित्ते में लोगों की अक्सरियत तिब्बती बुद्धिस्ट है। गिद्धों से इनका ताल्लुक सकाफती नहीं बल्कि मजहबी है। हम गिद्धों को आम परिंदों की तरह नहीं देखते। ये परिंदों के बादशाह हैं। पहले मरने वाले खुद फैसला करते थे कि मरने के बाद उनके जिस्म के साथ क्या किया जाए। जिस्म पत्थर की तरह हो जाते हैं, दूसरों का भला हो और कुछ जाया ना हो, इसलिए जिस्म गिद्धों को खिलाने के लिए दे दिया जाता है। तुलसी और संदेश की जाती तगोदौ जारी है। मुक्तिनाथ के मजहबी सफर वाले इलाके में हिंदुओं और बुद्ध मत के पैरोकारों के लिए एक यकसा मुकद्दस मुकाम मौजूद है। तीन दिन सुबह से शाम तक ये लोग दाढ़ीदार गिद्ध की एक झलक देखने का इंतजार करते रहे। मगर आसमानों का ये हरावल दस्ता साइंसदानों को बस एक तरसा देने वाली झलक पेश करता है। परिंदे जमीनी जाल में फंसने के लिए नहीं उतरते। नामुराद और मायूस तुलसी और संदेश बेदिली से वापस पलटते हैं। मगर रात गए एक फोन कॉल उनकी सोई हुई उम्मीद जगाती है। मुकामी साथियों ने खबर दी है कि एक दाढ़ीदार गिद्ध पोखरा के नजदीक देखा गया है। पुरजोश और हमेशा पुरुमीद रहने वालों ने अपने सफर को कुछ दिन के लिए अपना सफर स्यांगिया की जानिब बढ़ा लिया है। आगे का रास्ता उन्हें एक और खतरनाक सड़क इख्तियार करने पर मजबूर करता है, जो एक तरफ शदीद ढलान में है और दूसरी तरफ लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। मगर फिर भी वो आगे बढ़ते हैं। संदेश, हम सियांगा डिस्ट्रिक्ट के अरो खड़का गांव में पहुंचे हैं। क्या ये वो चट्टान नहीं जहां हमें दाढ़ीदार गिद्धों का घोंसला मिला था? अंदर डाटा शीट है। मेरे ख्याल से हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। ये वो है जो हमें 2015 में मिला। हम यहां 2015 से काम कर रहे हैं। चलो चलकर सूरत हाल देखें। मेरे ख्याल से ये इनका घोंसला बनाने का वक्त है। देखते हैं। हाँ बिल्कुल देखते हैं। इन्हें वहां ऊपर से देखते हैं। उन्हें वहां ऊंचाई से बेहतर देखा जा सकता है ना? हाँ, हम उन्हें बराबर से देखेंगे। देखते हैं कि वो तेज हैं कि नहीं। वाह, लगता है कि घोंसला अभी इस्तेमाल में है। हाँ, मैं बाहर की तरफ कुछ टहनियां देख सकता हूं। उन्होंने वहां टहनियां जमा कर रखी हैं। मेरे ख्याल से वहां उनकी तरफ ज्यादा सब्जा है। हाँ, मानसून अभी खत्म हुआ है, इसीलिए सब्जा ज्यादा है।
मुबारक हो, ये फाल है। वाह, मुबारक हो, ये अभी तक यहीं है। हाँ, तस्दीक हो गई, वो यहां घोंसलों में रह रहे हैं। वो यहां खुद को ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। गांव से इतना नजदीक दाढ़ीदार गिद्धों का मिलना खुश आइंद है और वो कामयाबी से नस्ल बढ़ा रहे हैं। जी, आप देख सकते हैं, वो घोंसला बनाने का सामान उठा रहे हैं। वो एक घोंसला बना रहे हैं। वाह, बहुत खूब। उसने अपने मुंह में एक दरख्त की टहनी पकड़ी हुई है। वाह, बहुत खुशी हो रही है। जी, वो एक घोंसला बना रहे हैं। आमतौर पर वो नवंबर में एक अंडा देते हैं। लिहाजा वो घोंसला बनाने में मगन है। हम ये देखकर बहुत खुश हैं। ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। वो घोंसला बनाने का सामान उठा रहे हैं। ये गोरी है। 2016 में हमने इन दोनों को पकड़ा और इन पर जीपीएस ट्रांसमीटर लगा दिए। ताकि इनकी हरकत और माहौलियात पर तहकीक की जा सके। हमने नर का नाम शंकर और मादा का नाम गोरी रखा। इन दोनों ने बहुत खूब डाटा दिया, जिससे मेरे पीएचडी में बड़ी मदद हुई। नरों के ज्यादा ठिकाने होते हैं बनिस्बत मादा के, क्योंकि इन्हें अपने बच्चों के लिए खुराक का बंदोबस्त करना होता है और अपनी ब्रीडिंग के दिनों में अपनी जगह की हिफाजत करना होती है। अब जो डंडियां उठाए फिर रहा है वो शंकर है, नर गिद्ध। तुम्हें यकीन है? हाँ, मैं बासानी उन्हें पहचान सकता हूं। खूब। चलो अब वापस चलते हैं। ब्रीडिंग सीजन के दौरान हमें इन्हें तंग नहीं करना चाहिए। इनका मुस्तकबिल अच्छा है क्योंकि ये हमेशा से यहां बिना किसी मसले के रह रहे हैं। देखो, मादा भी आ गई। देखो उसके पास क्या है। मेरे ख्याल से मादा है। बहुत खूब। ये हमारा दाढ़ीदार गिद्ध दारी है। चीयर्स। हमें कुछ महीनों बाद लौटना चाहिए ताकि ये देख सकें कि अंडों से बच्चे निकले कि नहीं। जी, इनके मुस्तकिल देखभाल के लिए आना चाहिए। अब उनका सफर तमाम होता है और दूसरी नस्ल का सफर अनकरीब शुरू हो जाएगा। तुलसी और संदेश ने आबो हवा से मुताल्लिक शऊर के एक अहम मिशन की शुरुआत की है।